ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल, वेलकम टू द चैनल। मैं आपके साथ फिर से आज एक अच्छा एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूं और यहां पे हम बात करने वाले हैं चाइना की। अब क्योंकि हम नेबरिंग कंट्री के साथ भारत के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो अगेन ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे पहली बार ये कोई एडिटोरियल है हमारे सामने जिसमें प्रीलिम्स नहीं, हम मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस करने वाले हैं, यानी कि आपके आंसर बिल्डअप स्ट्रैटेजी। अक्सर पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है या ऐसा डिस्कशन आता है कि इंडिया को चाइना के साथ डीकपल कर देना चाहिए अपनी इकोनॉमी को। जब भी LAC में क्राइसिस हुआ, मई 2020 में बॉर्डर पे लड़ाई, तवांग का अभी मैटर, इन सब जगह पे यही आता है कि यार इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को इकोनॉमिकली मदद कर रहा है। तो हम अगर डीकपलिंग कर दें चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को, यानी कि अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी, निर्भरता चाइना की इकोनॉमी से ख़त्म कर दें, तो कहीं ना कहीं चाइना नस्ते नाबूद हो सकता है, उसको हम जड़ से कमज़ोर कर सकते हैं। तो कितना दम है इस थिंकिंग में, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑथर हैप्पीमैन जैकब यहाँ पे ये कह रहे हैं, इंडिया नीड्स क्लैरिटी, इंडिया को क्लैरिटी चाहिए ऑन हाउ इट्स की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड डिफेंस एग्रीमेंट्स will come to its aid in the event of an escalatory situation with China. In this, उनका सीधा इशारा है कि भारत की पॉलिसी ऑन चाइना में गंभीरता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है और वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, ठहर रहा है चाइना को एक थ्रेट मानने में। तो क्या चाइना वाकई में थ्रेट है? इन सभी मुद्दों पे आज इस एडिटोरियल को हमने 5 बुलेट पॉइंट्स में तोड़ा है। इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट चाइना के साथ आखिर है क्या? ये बैलेंसिंग है कि अंडर बैलेंसिंग है? ये टेक कपलिंग विद चाइना के बारे में ऑथर क्या कह रहा है? इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कितना ज्यादा है? थ्रेट पोस्टपोनमेंट ऑन चाइना की वजह क्या है? और अंततः सुझाव क्या है भारत की चाइना स्ट्रैटेजी पे? तो चलिए शुरू करते हैं। इस एडिटोरियल को हम अगले 10 मिनट में बहुत शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्म में शेयर आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको एवरीडे बेसिस पे एडिटोरियल का एनालिसिस शॉर्ट में चाहिए तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हम यहां पे आपको 10 मिनट के अंदर अंदर सारी मेजर चीजें शॉर्ट में बता देते हैं। अब आप यहां पे पहले तो बॉर्डर मैप देखिए। ये जो मैप है आपको दिखाएगा, तो इस मैप में आप देख सकते हैं, you can see that the disputed regions that we have is basically this area। यहाँ पे अभी क्राइसिस अक्सर हो रही है और यही वो इलाका है, गालवान घाटी का, चुशुल मोल्डो बॉर्डर, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एंड ऑल दैट। दूसरा इलाका यहाँ पे है, ये एक फ्रिंज एरिया है। उसके बाद डिस्प्यूट यहाँ हुआ है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है, जिसको LAC तो खैर पूरी ही है, इस लाइन को नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी आपको तवांग इलाका और डोकलाम में आपको क्या दिखाई देता है? अक्सर लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, 3488 किलोमीटर्स तक का। इतना बड़ा बॉर्डर हमारे लिए इतने रफ टेरेन में पेट्रोलिंग कर पाना, आर्मी स्टेशन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, आप यहाँ पे एक फैक्ट भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो इंडिया की बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना आखिरकार है क्या? ऑथर कहता है कि यहाँ पे इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स पे ध्यान देना चाहिए
और किसके साथ आप किस तरह से डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका भारी प्रभाव पड़ेगा कि वो चाइना के साथ एस्केलेटरी सिचुएशन में आपकी मदद करता है या नहीं। यानी कि जितना नज़दीक आप यूएस, यूके, फ्रांस ऐसे देशों के नज़दीक जाएंगे अपना डिफेंस एग्रीमेंट करते हुए, उतना चाइना का काउंटर बैलेंस आपको मिलेगा, चाइना को रोकने की ताकत आपको मिलेगी। और ऑथर कहते हैं कि भारत सरकार के अंतर और इंडिया की कम्युनिटी में भी एक मानसिकता ये है कि आज चाइना थ्रेट है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब इस थ्रेट में, इस थॉट में, इस ग्रोइंग कॉन्शियसनेस में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में मेरा एक अपना मत है कि चाइना इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। चाइना इंडिया का एक तरीके से आर्क राइवल है। यानी कि ये दोनों देश एशिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले देश, इकोनॉमिकली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं। चाइना के पास आज अगर पूरा ट्रेड कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, तो इंडिया के पास मैरीटाइम कोस्ट लाइन इतनी ज्यादा है कि वो ट्रेड को, किसी के भी कंट्री के ट्रेड को रेगुलेट कर सकता है, नजर रख सकता है, रोक सकता है। तो इंडिया आज एक मैरीटाइम पावर की तरह इंडियन ओशन में देखा जा रहा है, और चाइना इंडियन ओशन में प्रेजेंस बनाए बिना तो शायद अपना सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का ट्रेड ना कर पाए। तो दोनों देशों की अपनी एक सिचुएशन है, एक ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं दोनों कंट्री के पास, और एडवांटेजेस भी हैं। अब यहां पे बात हो रही है जब लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी के बीच में, तो आपको ये कह रहा है ऑथर कि एक देखिए अपने को ना फोकस शिफ्ट करते रहना चाहिए। देयर हैज बीन अ क्लियर शिफ्ट ऑफ फोकस। तो ऑथर कह रहा है कि एलओसी से अब हम एलएसी पे आ रहे हैं, और एलएसी साइड पे हमने रीडिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दिया है। और कह रहा है आपको कि कुछ डिसाइसिव, कुछ ठोस फैसले भी लिए हमने, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया टेक कपलिंग विद चाइना, यानी टेक डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी में जो निर्भरता है उसको कम कर सके। एंड येट कहता है देयर डज नॉट अपीयर टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द चाइना थ्रेट। इसके बावजूद भी एक मोटा मोटा एनालिसिस, जनरल एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस हमारे पास चाइना से होने वाले खतरे का आज भी मौजूद नहीं है, और उसमें इंडिया अपने रिस्पॉन्सेस को कैसे देखेगा उसका भी कोई इवैल्यूएशन हमारे पास नहीं मौजूद है। तो ये हमारे लिए खतरा है। अब जब हम टेक कपलिंग या डी कपलिंग की बात करते हैं तो हमें फैक्चुअली बात करनी चाहिए। हम देख लेते हैं कि क्या ट्रेड चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। अगर इंडिया चाइना के 2021 के ट्रेड की बात करें तो 125.66 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हुआ है, 2020 के कंपैरिजन में 43.3% ज्यादा। चाइना के लिए भारत 15वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया के लिए चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत बड़ा अंतर है। चाइना हमसे 15वें नंबर पे हमको रख रहा है अपने ट्रेड पार्टनरशिप में, इतना उसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया, और इंडिया के लिए ट्रेड पार्टनरशिप में चाइना सबसे पहले। 2021 में चाइना के अगर एक्सपोर्ट्स को आप देखें तो 97.52 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, वो भी 46.2% बढ़ गए, और चाइना ने 28.14 मिलियन यूएस डॉलर्स इंपोर्ट किया, भारत से खरीदा, जो कि ऑलरेडी वो भी 34.2% का इजाफा है। तो आपको ये चीजें दो तरफा दिखाई देंगी। अगर हम लोग चाइना से खरीद रहे हैं ज्यादा और वो बढ़ता जा रहा है साल बाय साल, तो चाइना भी हमसे खरीद रहा है और वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स क्या है चाइना को? भारत चाइना को क्या, ऐसा क्या है भारत के पास जो चाइना को बेच सकता है? मिनरल्स। चाइना के पास मिनरल्स नहीं है, चाइना के पास कॉटन उगाने वाली जमीन नहीं है। तो आयरन ओर, कॉटन, रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर, हमारी नदियां, हमारी मिट्टी हमारे लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि चाइना के पास ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। इंडिया इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी की बात करता है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करता है, ऑटो कंपोनेंट्स लेता है ओवर द पास्ट 2 years, और मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स टू पीपीईज। अब यहां पे आपको दिखाई देगा कि दो चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और एक फार्मा इंडस्ट्री। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें तो ट्रेड डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज चाइना के फेवर में रहा है, और भारत 69 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी 69 बिलियन डॉलर्स का मतलब कि भारत खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है ना। और बेसिकली हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे दवाई, जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती है, वो हमें सस्ते में मिल जाता है। और हमारी जो कोल एनर्जी है, 24% ऑफ कोल एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया, वो भी
कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है. दिस therefore may not necessarily be considered a strategic dependence but it is certainly a form of security challenge. ऑथर यहां पे आपको ये साफ साफ बता रहे हैं, यहीं पे आपसे वो ऑथर टेक कपलिंग, डी कपलिंग की बात करते हैं कि इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी चाइना में कम कर देनी चाहिए. करेक्ट है. अब जरा हम आगे बढ़ें तो देखें कि ये ट्रेड डेफिसिट ये वाइडन क्यों हुआ. इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भारत के पास बास्केट बहुत कम है, यानी कि ऐसी सामान बहुत कम है जो कि वो चाइना को एक्सपोर्ट कर सके. और दूसरा, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे देशों की मार्केट तक नहीं पहुंच पाते जहां पे इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस शो कर सकता है. और इंडिया अपने फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेक्टर में काफी कॉम्पिटिटिव है. वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर में अगर बात करें तो भारत उनके लिए पहला स्थान है और दूसरा ऑल्टरनेटिव है चाइना. तो लेकिन लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत के लिए. ठीक है. टॉप कमोडिटीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली हैं, लेकिन लास्टली आप देख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लिथियम आयन बैटरी, सोलर सेल्स एंड यूरिया, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. फर्दर अगर हम बात करें ये थ्रेट पोस्टपोनमेंट के बारे में ऑथर क्या कह रहा है, तो ऑथर कह रहा है कि देखिए हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो ठोस नहीं है. यानी कि कोई भी सरकार आती है या राजनीतिक दल है, उसका अलग अलग स्टैंड है चाइना के लिए, और वो चाइना को थ्रेट भी कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं. तो नई दिल्ली की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हमने एक आंख बंद कर ली है और कह रहे हैं हमने अपनी आंखें बंद कर ली है और कह रहे हैं कि यार सब जगह तो अंधकार ही अंधकार है. इसलिए इंडिया की अप्रोच में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. और अगर हमने ज़्यादा चाइना को बैलेंस करने की कोशिश की तो ऑथर कहता है कि नई दिल्ली की सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें खतरा है, इसमें खतरा है. उसके क्या कारण है तो ऑथर बताते हैं. आज के समय में ना ही ये पॉसिबल है ना ही डिजायरेबल है इंडिया के लिए कि वो पूरी तरीके से एलएसी जैसे बॉर्डर को मैन कर सके, यानी कि अपनी सारी फोर्सेस एलएसी बॉर्डर पे लगा सके. दूसरा, चाइना को अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया, तो जंग बढ़ सकती है. इसका मतलब फ्लैश पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, यानी कि एलएसी बॉर्डर में जहां से चाइना अटैक कर रहा है, एंटर कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स बढ़ सकते हैं. तो अभी इतने सारे हैं और बढ़ जाएंगे. तो नई दिल्ली ये शायद अवॉइड करना चाहता है, इसलिए चाइना को उकसा नहीं रहा है. तीसरा, इंडिया का जो इसको ऑथर कह रहा है कि अंडर बैलेंसिंग बिहेवियर है. ये बैलेंसिंग भी नहीं है, ये थोड़ा अपने आप को नीचा दिखाना है, थोड़ा दब के चलने वाला एटीट्यूड है. तो इंडिया का जो अंडर बैलेंसिंग बिहेवियर है ये इसलिए है क्योंकि इंडिया मिलिट्री एस्केलेशन विद अ सुपीरियर पावर बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसके आउटकम्स निश्चित नहीं है कि क्या होगा. हमारी नेवी, हमारी आर्मी बहुत कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, मनोबल बढ़ाने के लिए देश का बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार को पता है कि मिलिट्री वाइज वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है. इसीलिए नई दिल्ली यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड ऑफ थिंकिंग है, एक विचारधारा बहुत ज्यादा है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी को अभी रोकना चाहिए. वी शुड वेट और धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी चाइना के थ्रेट के लिए बढ़ानी चाहिए. तो इसी को ऑथर कह रहा है कि ये जो आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी कैपेबिलिटी को, डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, वही है थ्रेट पोस्टपोनमेंट. और इसमें क्या है, आप गलत हो जाएंगे. ऑथर भारत सरकार के लिए कह रहा है कि आप गलत हो जाएंगे क्योंकि आपका जो ऑप्टिमिज्म है चाइना का वो ही मिसप्लेस्ड है. आप ये मान के चल रहे हैं कि चाइना हमेशा भारत से मजबूत होता चला जाएगा, इसीलिए हमें धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करना है. जैसे जैसे चाइना मजबूत होगा वैसे वैसे हम भी होंगे. ऑथर यहां पे कह रहा है कि ये थ्रेट पोस्टपोनमेंट किसी के फेवर में नहीं है. तो इंडिया के चाइना स्ट्रैटेजी में क्या सुझाव है हमारे पास? तो सबसे पहला है कि भैया देखिए, क्लैरिटी रखिए, आप कमिटमेंट ट्रैप पे मत फटिए. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विथ क्लैरिटी एंड आर्टिकुलेशन इज एन अनअवॉइडेबल कमिटमेंट ट्रैप. आप कमिटमेंट ट्रैप के चक्कर में मत पड़िए और ये समझिए कि अगर आपने एक्शन आज नहीं लिया तो आपके जो भय हैं वो खोखले हैं और वो चाइना के फेवर में काम करेंगे. तो कहीं ना कहीं आपको एक निश्चय करना पड़ेगा, चाइना को थ्रेट की तरह देखना पड़ेगा. इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने है, जहां पे हमें तुरंत काम करना है, वो डेंजर ऑफ एस्केलेशन है. इमीडिएट तो एस्केलेशन होता है ना, मिलिट्री एस्केलेशन हो जाता है, चाइनीज सोल्जर्स, पीएलए की आर्मी घुसने लगती है. तो उस जगह पे हम क्या करें, कैलिब्रेटेड एस्केलेशन करें, यानी कि टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी. तुम थोड़ा आगे आए हमारे बॉर्डर के अंदर, अब हमारी जवान भी 4
कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे, और जो भी चाइना साइड के अनमैन्ड एरियाज हैं आप उनको हथिया लें। तो इससे क्या है, चाइना को कहीं ना कहीं पता चलेगा कि यार भारत हमें हल्के में नहीं ले रहा है, भारत भी अब कहीं ना कहीं एक्शन कर रहा है। तो ऑथर कह रहा है इसको कैलिब्रेटेड एस्केलेशन, एकदम से मत घुसिए, वॉर मत करिए, जैसी हरकत वो कर रहे हैं वैसा जवाब आप दीजिए। दूसरा, तभी उसको समझ में आएगा। दूसरा, चाइना जो है, नई दिल्ली जो है, वो अपना इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोर्ट का जो चाइना में है वो बढ़ा दे, है ना, बढ़ा दे। कैसे बढ़ा दे, कैसे रेस कर सकता है इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर चाइना, चाइना के लिए मुश्किल कैसे कर सकता है? आप चाइना से लेने वाले हाई टेक इंपोर्ट्स को सेलेक्ट एरियाज में कम कर दीजिए जहां पे चाइना को ज्यादा प्रॉफिट होता है। तीसरा, ये एक अपॉर्चुनिटी का मोमेंट है नई दिल्ली के लिए, जहां पे वो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं और लो यील्ड वेपन्स बनाए, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे वहां पे थर्मो रिएक्टर की बात करता है आपसे। तो ऑथर ने हमें 3 सुझाव में बेसिकली कहा, टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, कैलिब्रेटेड एस्केलेशन करिए, चाइना से जो एक्सपोर्ट आ रहा है भारत की तरफ, यानी इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, उसकी कॉस्ट बढ़ा दीजिए, कुछ सेलेक्ट एरियाज में इग्नोर कर दीजिए, चाइनीज इंपोर्ट्स को मत लीजिए, और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करिए। और आखिरी में ऑथर कहता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर आज चाइना को यह लग रहा है कि आप यूएस के करीब जा रहे हैं, इसलिए चाइना आपको अटैक करेगा, और इस डर से आपने यूएस को इग्नोर कर दिया, तो चाइना जीत जाएगा। इसीलिए नई दिल्ली को अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस एंड द वेस्ट को डीप करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, और किसी भी तरीके से चाइना के साथ अंडर बैलेंसिंग कोई काम नहीं देती है। और आज एक समय आ गया है जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज को एकदम ठोस बनाएं और चाइना को एक थ्रेट माने। तो इस एडिटोरियल एनालिसिस में हमने आपके साथ काफ़ी चीज़ें इंडिया की चाइना के साथ चैलेंजेस और स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया। कैसा लगा आपको एडिटोरियल? कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले एनालिसिस में। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।